हल्दी घाटी का वो सच जिनके बारे में कोई नहीं जानता। आखिर क्या हुआ था उस दिन? क्या सच में वीर महाराणा प्रताप जीते थे या फिर हारे थे? और युद्ध होने के बाद अकबर कहां पर भाग गया था? उस दिन हल्दी घाटी का दृश्य कैसा दिख रहा था? हाथी घोड़े सब मरे हुए थे। अरे उस हल्दी घाटी की मिट्टी से ज्यादा लहू दिख रहा था। इस वीडियो को देखने से पहले हम आपको वार्निंग देते हैं, प्लीज कमजोर दिल वाले इस वीडियो को ना देखें। और अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो तैयार हो जाए वीर महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी का वो सच जानने के लिए। उस समय कई सारे ऐसे लोग थे जो अकबर से डरते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनसे अकबर भी डरता था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष का बादशाह था। मुगल राजकुल का अभिमान था। उसके पास सबसे ज्यादा राज विस्तार और धर्म व्यापार भी था। उसके भय से पूरा भारतवर्ष डरता था। लेकिन मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप को झुकाने का स्वप्न हर दिन उनके आंखों में दिखता रहता था। अकबर सोचता था कि एक दिन वो मेरे दरबार में आए, अपना सर झुकाए और उसका अपमान हो और मेवाड़ भी मुझे मिल जाए। लेकिन वीर महाराणा प्रताप को हराना और उसे वश में करना सरल ना था। वो पुरुष वेश में चलते फिरते सिंह थे। कैसी उसकी है तलवार, कैसी उसकी है ललकार, कैसी चेतक की रफ्तार, कैसा भाला, कैसी म्यान, कैसा लगता है दरबार। उस पर क्यों इतने बलिहार, उस पर जन रक्षा का है भार। वीर महाराणा प्रताप से पूरा मुगल राज डरता था। अकबर महाराणा के आमने सामने आने से भी डरता था, इसलिए चोरी छुपे षड्यंत्र से वार करवाता था। और उसे पता था कि मेवाड़ के बिना हिंदुस्तान पर राज करना असंभव है। मुझे किसी भी हाल में मेवाड़ को जीतना ही होगा। और एक दिन अकबर ने गहरी चाल चली। सेनापति राजपूत मान सिंह को कहा कि तुमने शोलापुर पर विजय तो हासिल की है, लेकिन अब तुम्हें मेवाड़ जाना है और महाराणा प्रताप को समझाना है। समझ गए तो ठीक है, वरना युद्ध करके किसी भी हाल में मेवाड़ मुझे चाहिए। अकबर सब समझता था कि सिंह वहां पर जाए और महाराणा को समझाए। समझ गए तो भी मेरा फायदा, और ना समझ के युद्ध हो तो दोनों राजपूत आमने सामने होंगे और इसमें राजपूताना दुर्बल हो जाएगा। मतलब कि दोनों में अकबर का ही फायदा होगा। मान सिंह ने अपने आने का संदेशा उदयपुर भिजवा दिया और संदेशा वीर महाराणा प्रताप के पास पहुंच गया और उसने अमर सिंह को अपने पास बुलाया। अमर सिंह वीर महाराणा प्रताप के पुत्र थे। राणा ने उसे कहा, मानसी शत्रु है तो क्या हुआ, है तो अपना ही। और वीर महाराणा प्रताप ने कहा कि मानसी आ रहा है, उसके स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। छल है तो भी मान करो। और मेवाड़ में मान सिंह के स्वागत की तैयारियां आरंभ हो गई। दरवाजे को फूलों से सजाया, ढोल नगारे मधुर आवाज से सजे, जगह जगह पर सजाए गए सुंदर फूलों से रास्ते। किया अमर सिंह ने धूमधाम से मान सिंह का भव्य स्वागत। और अमर सिंह का यह स्वागत देखकर मान सिंह खुश खुश हो गया और कहा कि मुझे सपने में भी ऐसा विश्वास न था कि आप मेरा ऐसा स्वागत करेंगे। ऐसा कहकर अमर सिंह आपको शत शत धन्यवाद, खुश रहो तुम जीवन भर। ऐसे में बातचीत चलती रही। दोपहर हो गई और भूख लग गई। भोजन का बंदोबस्त किया और बैठ गया मानसी भोजन के आसन पर। वीर महाराणा प्रताप ने भोजन का ऐसा बंदोबस्त किया था कि स्वर्ग में बैठे देवता भी चकित हो जाए और उसे भी खाने का मन हो जाए। लेकिन जो मिलने आया था वो अभिमान और अहंकार से भरपूर था और निकल गया मुंह से शब्द कि कहाँ है राणा। भोजन में तो सब कुछ उपस्थित है, लेकिन भोजन करने में राणा अनुपस्थित है। वीर महाराणा प्रताप की अनुपस्थिति में मान सिंह को लगा कि ये मेरा अपमान हो रहा है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। अमर सिंह को कहा कि जाओ तुम्हारे पिताश्री को बुलाओ, वरना सदा ही उसका होगा अपमान। मान सिंह को मान मिलना चाहिए और ये मेरा अपमान हो रहा है। चिल्लाती हुई आवाज आई राणा के कान में और वीर महाराणा प्रताप वहां आ गए और उसके चेहरे का तेज देखकर मानसी की आंखें चकाचूर हो गई। राणा वहां पहुंचा और निकला उसके मुंह से शब्द, अरे तुर्क बकवास मत करो, खाना हो तो खाओ वरना जाओ। जो रण को लड़का रहे हो तो आकर लड़ लेना। कहाँ थे तुम जब स्वतंत्रता का मेरा बकुल बजा था? अरे तुमने क्या सोचा था? अभी क्या कहूँ प्रश्न, अब तो रण में ही उत्तर दूंगा। अरे तुम तो कुल का कलंक हो। इस समय बातचीत चल ही रही थी तब पीछे से एक सिपाही आकर बोला, अरे अभी जाओ, फिर कभी आना युद्ध करने और अपने साथ उस फूफे को भी लेकर आना। यहाँ पर फूफे का मतलब बादशाह अकबर, उसे भी युद्ध करने साथ ले आना। और यह सुनकर उसे रहा नहीं गया और सीधा ही घोड़े पर बैठकर आ गया दिल्ली में। और इधर वीर महाराणा प्रताप ने जहाँ पर मानसी भोजन करने बैठा था वहां से मिट्टी खोदवाकर बार बार गंगाजल से धोया। वीर महाराणा प्रताप मानसिंह को कुल का कलंक मानते थे और राजपूतों को छोड़कर मुगल के साथ मिल गए थे और अकबर के कुकर्म का भागीदार बनता रहा। राणा के मुंह से मानसिंह का जो मान हरण हुआ था, बस यही कारण था हल्दी घाटी युद्ध होने का। मानसिंह राणा से अपने अपमान का बदला लेने के लिए लाल चटक हो रहा था। दिल्ली जाकर मानसिंह ने अपने अपमान की पूरी घटना अकबर को सुनाई और अकबर गुस्से से बोल उठा, मानसिंह अब तो इनका बदला युद्ध से ही होगा। सेना तैयार करो और युद्ध करके राणा को हरा दो, जीत लो मेवाड़ देश। पूरी सेना तैयार होकर पहुंच गई हल्दी घाटी की तरफ और यह संदेशा पहुंच गया वीर महाराणा प्रताप के पास।
तुरंत ही इन्होंने एक सैन्य प्रमुख को बुलाया। उसमें भील प्रजाति के एक प्रमुख भी शामिल थे। कड़कड़ती बिजली के बीच वीर महाराणा प्रताप के शब्द किसी आकाशवाणी के जैसे गूंज उठे। सरदारों, खड़े हो जाओ अपनी तलवार और भाला लेकर। वो मान बड़ा अभिमानी था, बदला जरूर लेगा। कमर कस लो अब मेरे वीरों, मेरी भी उड़ती है कटार। भूल जाओ इस महलों का जीवंत और बना लो पहाड़ों को अपना घर। इस मातृभूमि के लिए अब लड़ना है। अब बता दो मेरे वीरों की क्षत्रिय कैसे होते हैं। मुझे विश्वास है मेरे वीरों पर। जो पीछे हटा वो राजपूत नहीं। अगर दूध पिया शतरानी का तो गला काटने के बाद भी पीछे हटना नहीं। परवाह नहीं करते हो तो अपनों को भी कट जाने दो। वीरों, दिखला दो आत्मत्याग, राणा का है आदेश यही। राणा ने अपने वीरों को ललकारा और उसी क्षण अपने जीवन के सभी सुख वैभव त्याग दिए। जबकि मेवाड़ पर आया संकट नहीं टल जाता और वीर महाराणा प्रताप ने शपथ ली कि आज से हंसना, गाना, भोग विलास, मधुपान, पकवान सब बंद। अब से मुकुट तब तक नहीं पहनूंगा जब तक मेवाड़ पर आया यह संकट नहीं टल जाता। जब तक मुगल की बेड़ियां नहीं तोड़ देता तब तक राणा प्रताप ना तो अपने बाल काटेगा और ना ही नाखून। ये दहाड़ सुनकर वीर महाराणा प्रताप के कई सारे दुश्मन कब्रों में छुप गए और अब महाराणा प्रताप का भाला बोल उठा कि मुगलिया रक्त के बिना अब मेरी प्यास नहीं बुझेगी। अब निकल गई वीर महाराणा प्रताप की सेना, जिसमें राजपूत और भील प्रजाति के लोग भी शामिल थे। धीरे धीरे बातचीत करते करते पहुंच गए मैदान की ओर। रात्रि हो गई, विश्राम करके सुबह हो गई और कुछ ही देर में आवाज आई, सेना आई, सेना आई। मान सिंह की सेना आ पहुंची। सेना भी ऐसी कि आज से पहले कभी देखी ना कभी सुनी। 80,000 की तादाद। और मुझे ये बताते हुए दुख हो रहा है कि इस 80,000 की गिनती में 5,000 राजपूत शामिल थे जो मानसिंह की तरह अकबर की ओर से लड़ते थे। कितनी सेना, कितने घोड़े सवार, कितने हथियार, कितने हाथी, कितने सेनानी टोप लिए खड़े। एक तरफ 80,000 की मुगलिया फौज और दूसरी तरफ वीर महाराणा प्रताप की मुट्ठी भर सेना, जिसमें शामिल थे 3,000 राजपूत, 500 अफगान, 100 हाथी और 1,000 भील, दोनों आमने सामने। और वीर महाराणा प्रताप सिंह की तरह आगे आकर बोले, वो समय आ गया है जिनकी हम करते थे प्रतीक्षा। अब सावधान, अब सावधान वीरों, हो जाओ सावधान। बदला लेने आ गया है मान, कर दो उसे घमासान। अब राजपूत और भीलों के नसों में खून नहीं बल्कि ज्वाला बह रही थी। मैं आपको सच बता दूं तो उस दिन इतना रक्त बहा था कि धरती पर रेत का एक कण भी ढूंढना असंभव था। जहां पर आंखें जाते थे वहां पर खून ही खून दिख रहा था। राजपूत अपनी आन के लिए अकबरी सेना के बड़े बड़ों से लड़ पड़े। सिर कटा तो धड़ों से लड़े लेकिन झुके नहीं। जहां पर युद्ध हो रहा था वहीं पास एक बनास नदी थी। मुगलिया सेना के कई सारे लोग हार मान चुके थे क्योंकि भीलों के तीखे तीर कहां से आते थे और किसे मारकर चले जाते थे इनका कोई अंदाजा ही नहीं था। और मुगलिया सेना के कई सारे लोग इस नदी में जाकर मर गए, गिर गए, अरे कहीं तो कट गए और कई सारे तो भाग गए। अपनी मुगलिया सेना को देखकर मानसिक घबरा उठा। अरे ये क्या हो रहा है? भागो मत, मेवाड़ को उड़ा दो, भागो मत, ऐसा कहकर सबको बुलवा लिया और लगवा दी बड़ी बड़ी टोपे। फिर क्या हुआ? फिर लगी बरसाने आग उन टोपों से, उन भीम भयंकर टोपों से। मुगलिया टोपों ने उस राजपूत पर गोले बरसाने शुरू कर दिए और देखते ही देखते युद्ध की दशा बदल गई। हर हर महादेव की गूंज के साथ राजपूत मातृभूमि पर बलिदान देने लगे। कहते थे कि उस दिन मेवाड़ के वीर हट पर अट गए थे। वो देखना चाहते थे कि अकबर की टोपों में गोले ज्यादा है या मेवाड़ में राजपूतों की छातियां। वो जानते थे कि टोपों के मुंह बंद करने का एक ही रास्ता है, अपने आप को टोपों में झांक दो। ये बलिदान किसी के लिए बड़ी घटना होगी लेकिन राजपूतों के लिए खेल तमाशा था। वीर महाराणा प्रताप यह दृश्य देखकर उनका बाला दमदमा उठा, उनकी तलवार चमचमा उठी। वो घायल शेर गरजने उठा और बोला, आगे बढ़ो शेर, मत रुको तनिक देर। क्या देख रहे हो मेरा मुख, दिखा दो उनकी औकात। और फिर राणा की सेना ने मुगलिया पर पलटवार किया। आगे बढ़ते गए, कटते गए, फिर भी रुके नहीं। टोपों के ऊपर चढ़ गए, तलवारों से लड़े, भालों से लड़े, आमने सामने लड़े। युद्ध अब उस निर्णय मोड़ पर पहुंच गया था जहां पर चेतक का वेग और राणा की तेग दोनों ही चमकने वाले थे। राणा को अगर कोई टक्कर दे सकता था तो वो था राणा का घोड़ा चेतक। उस हल्दी घाटी में हवा की तेजी से दौड़ रहा था, कभी भी गिरता नहीं था और आसमान में दौड़ता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक वो मुड़ जाता था। और तलवार की बात करो तो इतनी तेजी से चलती थी कि कभी इस पार तो कभी उस पार। इतनी तीखी तलवार थी कि घुसते ही खून की नदियां बह जाती थी। और वीर महाराणा प्रताप का यह रूह देखकर मेवाड़ के सिपाही भी
शौर्य शौर्य से लड़ते थे। बात करें राणा के भाले की तो कहते थे कि वो इतना भारी था कि उसे सिर्फ वीर महाराणा प्रताप ही उठा सकते थे और अच्छी तरह से चला सकते थे। और हल्दी घाटी का युद्ध चरम सीमा पर पहुंच गया था। तब उसका भाला भी बोल उठा, हे राणा, मुझको विश्राम न दे, तू मुझको तनिक भी आराम न दे, मैं रक्त का प्यासा हूँ, मुझको रक्त पीने दे। युद्ध चलता ही रहा, चलता ही रहा। एक तरफ मुगलिया सेना 80,000 और दूसरी ओर राणा की मुट्ठी भर सेना, जिनमें अब कुछ ही बचे हुए थे। वीर महाराणा प्रताप चारों दिशाओं में देखते थे कि कहाँ है दुश्मन, किसे मारूं। एक तरफ महाकाल का गुस्सा और दूसरी ओर अपनी सेना में से भारत माता अपने बेटे को छीन रहे थे। ये दृश्य वीर महाराणा प्रताप भी देख रहे थे। तभी उसके पास वीर झाला सरदार आए और अचानक से वीर महाराणा प्रताप का मुकुट छीनकर अपने मस्तक पर लगवा लिया। वीर महाराणा प्रताप अचानक से चौंक कर उसकी ओर देखकर बोले, अरे ये क्या कर रहे हो तुम। तब झाला सर झुकाकर बोले, महाराणा बचे रहेंगे तो हम अकबर को फिर कभी हरा देंगे। यदि आज आप शहीद हो गए तो युद्ध यहीं समाप्त हो जाएगा और स्वतंत्रता एक स्वप्न बनकर रह जाएगी। वीर महाराणा प्रताप ये समझ गए कि झाला शत्रु को धोखा देने के लिए ऐसा कर रहा है और झाला की प्रार्थना पर वीर महाराणा प्रताप पीछे हट गए। राणा ने अंतिम बार अपनी आंखों की दृष्टियों से झाला और अन्य राजपूत मृत आत्माओं की ओर देखा और चेतक महाराणा को लेकर जंगलों की ओर चल पड़ा। था तो वो जानवर लेकिन पुत्र से कम नहीं था। राणा का एक ही आदेश सुने बिना चेतक हवा की तेजी से दौड़ने लगा। तब बीच में पड़ी एक नदी। राणा ने सोचा था इस पार की कैसे करे इसे पार, तब तक चेतक था उस पार। उसके बाद जब वीर महाराणा प्रताप ने पीछे देखा तो घोड़े सवार उसका पीछा कर रहे थे और वीर महाराणा प्रताप ने हाथों में तलवार लेकर उतर गए। वो लड़ने के लिए तैयार ही थे, लेकिन जब उस घोड़े सवार की आंखों में देखा तो आंखों में से आंसू की धारा बह रही थी। जब उसे देखा तो वो शक्त सिंह था। शक्त सिंह वीर महाराणा प्रताप के भाई थे जो अकबर के साथ मिला हुआ था। वो घोड़े पर से नीचे उतरा और वीर महाराणा प्रताप के पैर छूकर उसको नमन किया। लेकिन तब तक वीर महाराणा प्रताप के साथी यानी कि चेतक पूरी तरह से घायल हो गया था और अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। कहते हैं कि वीर महाराणा प्रताप कभी नहीं रोए थे, लेकिन चेतक जब उसे छोड़कर जा रहा था तब राणा भी रोया था। उसके बाद शक्त सिंह ने अपना घोड़ा वीर महाराणा प्रताप को दिया और अंतिम बार चेतक का दर्शन करते हुए जंगलों की ओर चल पड़े। लेकिन उसके बाद हल्दी घाटी का दृश्य कैसा था। कोई नहीं था वहां पर सिवाय मरे हुए की लाशें। किसी का कटा था पैर तो किसी का कटा था गला, किसी की कटी थी आंखें तो किसी की कटी थी छातियां। उसके बाद आई बारिश और सड़ने लगी सबकी लाशें। आंखें निकालकर उड़ जाते थे, फिर आते थे कौवे। तीखे दांतों से उस बदबूदार लाशों की हड्डियां चबाते थे कुत्ते। इस तरह से खाते खाते गिद्धों ने मैदान साफ कर दिया तुरंत। ये युद्ध समाप्त होने की जगह नया मोड़ ले रहा था। एक दिन में, सिर्फ एक दिन में वीर महाराणा प्रताप अपने जीवन भर की संपदा खो चुके थे। हजारों वीर राजपूत भाई, अपने एक इशारे पर मर मिटने वाले भील साथी, चेतक जैसा पुत्र और मेवाड़ की आजादी सब खो चुका था। अब ये आजादी की लड़ाई नहीं बल्कि इसमें प्रतिशोध भी मिल चुका था। अब वीर महाराणा प्रताप मनुष्य की तरह नहीं लड़ेंगे बल्कि भगवान शंकर की तरह तांडव करेंगे। वीर महाराणा प्रताप मुगलिया सेना की आंखों से बचते हुए निकल गए जंगलों की ओर और सूखी रोटियां खाकर निकालते थे दिन से रात और रात से दिन। अचानक से महाराणा ने अपने बेटे की रोती हुई आवाज सुनी। इतने में उसकी बेटी बाहर आई और वीर महाराणा प्रताप ने पूछा, बेटी तुम क्यों रो रही हो। तब महाराणा की पुत्री ने जो जवाब दिया वो राणा तो क्या किसी भी पिता का हृदय चीर देने के लिए पर्याप्त है। सुनती हूँ तू राजा है, मैं प्यारी बेटी तेरी, क्या दया न तुझको आती है दशा देखकर मेरी। रोती थी तो देखकर देता था मुझको मिठाई, अब खाने को रोती हो तो क्यों आती है तुझे रुलाई। वो कौन शत्रु था जिन्होंने सेना का नाश किया, तुझको माँ को हम सबको वनवास दिया। एक तीखी सी छोटी सी तलवार मुझको दे दे, मैं उसको मार भगाऊं, बस मुझको लड़ने दे। बेटे की बात सुनकर पहली बार राणा अपने परिवार के सामने रोए। कैसे लड़े थे वो हल्दी घाटी में अपनी जान की परवाह किए बिना। लेकिन आज वो अकबर के सामने झुकने के लिए, पत्र लिखने के लिए तैयार हो गए। पत्र लिखने ही वाले थे तभी रानी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोले, सावधान राणा सावधान, सिर्फ आप अपने बेटे के पिता नहीं है बल्कि लाखों मेवाड़ वासियों के लिए भी पिता समान है। एक पुत्री के लिए भी आप अगर कमजोर पड़ गए तो अपने संतान स्वरूप प्रजा के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। रानी बोली, अगर तू ही कायर बनकर वेरी शांत करेगा तो कौन भरा भारत का बोझा माथे पर लेगा। अगर तू ही थक गया तो दे दे मुझे तलवार, मैं ही चंडी से बन जाऊं।
वीर महाराणा प्रताप उठकर आकाश की ओर देखा तो उसको हल्दी घाटी का वो दृश्य नजर आया। वो वीर झाला नजर आए जिन्होंने अपना बलिदान दिया था। वो पुत्र जैसा चेतक नजर आया जिन्होंने उसे नदी पार करवाते हुए बचाया था। और उसके बाद वो रानी की आंखों में आंखें डालकर बोला, क्षमा कर दो मुझे, मैं हो गया धन्य तुम जैसी रानी पाकर। और वीर महाराणा प्रताप अब जान गए थे कि अब ना तो इस जंगल में वो सुरक्षित है और ना ही उसका परिवार सुरक्षित है, क्योंकि अकबर की सेना किसी भी वक्त वहां पर आकर हमला कर सकती थी। और इस गंभीर वक्त में वीर महाराणा प्रताप ने एक फैसला किया कि अगर मातृभूमि के लिए लड़ना है तो पहले मातृभूमि को त्यागना होगा। वीर महाराणा प्रताप जो पूरे मेवाड़ के स्वामी थे, लेकिन आज उनको मेवाड़ में सोने के लिए एक तिनके भर भी जमीन नसीब नहीं थी। वीर महाराणा प्रताप उसके परिवार को लेकर जा ही रहे थे, तभी पैरों की आवाज आई, राणा की जय हो, राणा की जय हो, राणा की सदा विजय हो। और वीर महाराणा प्रताप के पैर रुक गए और रानी से बोले, क्या मैं स्वप्न देख रहा हूँ? तुम्हें यह आवाज सुनाई दे रही है? वीर महाराणा प्रताप इसी विचार में थे कि सामने से भामा शाह आए। भामा शाह मेवाड़ के मंत्री थे और सिसोदिया वंश के पुराने वफादार भी थे। आते ही वीर महाराणा प्रताप के पैरों छूने लगे, रोने लगे और कहने लगे कि मैं अपनी पूरी संपत्ति आपके शरणों में धरता हूँ। और बोले कि सेना जुटाओ राणा, अकबर की बेड़ियों से मेवाड़ को स्वतंत्र कर दो। उसके बाद वीर महाराणा प्रताप ने भामा शाह का पूरा धन लेकर सेना जुटानी आरंभ कर दी। निकाली तलवार और चमकाई आग में और कह दिया कि राणा अब युद्ध के लिए तैयार है। फिर युद्ध हुआ और वही हल्दी घाटी की पुरानी तलवार सोने की तरह चमक रही थी। चेतक जैसा वही गज जो हवा से बातें कर रहा था। और वीर महाराणा प्रताप सच में मनुष्य की तरह नहीं बल्कि स्वयं महाकाल की तरह तांडव कर रहे थे। एक एक करके वीर महाराणा प्रताप ने वो सभी किले जीत लिए जो अकबर ने उनसे छीने थे। अरे कुंभलगढ़ भी जीत लिया था जिस पर वीर महाराणा प्रताप ने केसरिया झंडा लहराया। उसके बाद मेवाड़ भी जीत लिया और सभी राजा महाराजे आए और सिंहासन का सम्मान किया। वीर महाराणा प्रताप को अपना सोया हुआ स्वाभिमान मिल गया और अकबर को यह संदेश कि राजपूत वीर योद्धाओं को 100 बार मरना पसंद है, लेकिन मातृभूमि की शरणों में शत्रु की बेड़ियां स्वीकार नहीं है। और अकबर दिल्ली छोड़कर लाहौर चला गया और इतिहास साक्ष्य है कि अकबर कभी भी वीर महाराणा प्रताप के सामने नहीं आया और भागकर चला गया। अंत में मैं यही कहूंगा कि अकबर परास्त हुआ था और वीर महाराणा प्रताप का विजय हुआ था।